नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बात। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम डाउनफॉल ऑफ मुगल एरा, जो कि 1707 से 1857 तक के कार्यकाल के दौरान हुआ। दोस्तों हम इसमें बात करेंगे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस समय जो है मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। तथा दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य का जो है वह पतन होता जाता है, तथा कोई भी ऐसा मुगल बादशाह नहीं होता है जो कि औरंगजेब की नीतियों का पालन कर सके। तो इसके बारे में हम कुछ इतिहासकारों के मतों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब की जो कट्टर धार्मिक नीतियाँ थीं तथा जो दक्षिण की नीतियाँ थीं, इनको भी एक कारण बताया मुगल साम्राज्य के पतन में। तथा कुछ इतिहासकारों का कहना था कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कोई भी ऐसा मुगल बादशाह योग्य नहीं हुआ जो कि औरंगजेब की नीतियों का अनुसरण कर सके। तथा औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी, मतलब इन्होंने राजपूतों से जो संबंध हुआ करते थे मुगलों के, उनको एकदम समाप्त कर दिया था। यह भी एक प्रमुख कारण बना। तथा भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, तथा यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे। तथा दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से कंपनियां जो है यहाँ पर स्थापित हुई, ये भी एक कारण था। तथा औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, जो कि गैर मुस्लिमों पर जजिया तथा हिंदू जो मंदिर हुआ करते थे उनको नष्ट करवाना आदि इसमें शामिल हैं। यह भी बहुत प्रमुख कारण थे। तथा एक इसमें मुख्य कारण था कि इन्होंने दक्षिण के सूबों पर अधिकार करने के लिए जो उत्तर भारत के सूबे थे उन पर ध्यान देना छोड़ दिया था। जिससे क्या हुआ कि उत्तर भारत में जो सूबेदार हुआ करते थे, धीरे धीरे उनकी पावर्स जो है वह बढ़ती गई, तथा उन्होंने अपने आप को फिर स्वतंत्र शासक घोषित किया। तथा दोस्तों हम बात करेंगे औरंगजेब के जो हैं 5 पुत्र थे। पांचों की बात करें तो अकबर, मोहम्मद सुल्तान, मुआजम, आजम तथा कामबख्श इनके पुत्र थे। तथा दोस्तों औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान ही अकबर तथा मोहम्मद सुल्तान की जो है मृत्यु हो गई थी। तथा जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इनके जो पुत्र होते हैं उनमें गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जो कि उत्तराधिकार के लिए शुरू होता है। तो दोस्तों औरंगजेब के जो 3 पुत्र थे, जिनमें एक था मुआजम, जो कि काबुल का सूबेदार था उस समय जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। तथा आजम की बात करें दोस्तों तो यह जो है वह गुजरात का सूबेदार था। तथा दोस्तों हम कामबख्श की बात करें तो यह बीजापुर का सूबेदार था। तथा इसी क्रम में दोस्तों जब गृह युद्ध होता है तो यहाँ पर 1707 में जजाऊ का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि मुआजम तथा आजम के बीच में होता है। तथा इसमें जो मुआजम है वह जीत जाता है तथा अपने भाई आजम की जो है वह हत्या करवा देता है। तथा मुआजम जो है वह अब स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। तथा मुगल बादशाह घोषित करने के साथ साथ यह 2 उपाधि भी धारण करता है, बहादुर शाह जफर नहीं दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम तथा शाह आलम प्रथम की उपाधि जो है यह धारण करता है। तथा इसके बाद जो है यह शासक बनता है, जो कि 1707 से 1712 तक शासक बना रहता है। दोस्तों हम इसके बारे में बात करें तो 1709 में इसने जो इसका एक और भाई था कामबख्श, इसकी भी हत्या करवाई। तथा यह 65 वर्ष की उम्र में जो है भारत का मुगल बादशाह बना, जिसके कारण यहाँ की जनता जो है इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा करती थी। तथा इसे ही शाही बेखबर कहा जाता था, क्योंकि इसे अपने राज्य में क्या हो रहा है इसका कुछ पता नहीं रहता था, इसलिए जनता इसे शाही बेखबर कहती थी। तथा दोस्तों हम बात करें यहाँ पर इतिहासकार जो खफी खां थे, उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत का अंतिम मुगल बादशाह हुआ जिसके लिए कुछ अच्छे शब्द दिए गए। यानी कि ये जो कहा गया है शाही बेखबर, ये इनके द्वारा अच्छे शब्द कहे गए हैं मुगल बादशाह के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 1707 में इन्होंने साहू को आज़ाद किया, जो कि संभाजी का पुत्र था। तथा साहू आज़ाद होते ही मराठा साम्राज्य का अगला शासक बनता है, जो छत्रपति साहू महाराज के नाम से जाना जाता है। तथा इसने दोस्तों एक और काम किया था, राजपूतों तथा मराठाओं से जो संबंध मुगलों के बिगड़ गए थे उनको भी पुनः स्थापित किया। तथा इन्होंने जो मुगल तथा राजपूत और मराठाओं से संबंध जो हैं वह अच्छे किए। तथा दोस्तों हम बात करें 1712 में इसने बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान किया, जिसके दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तथा दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इसकी मृत्यु के पश्चात इसके 4 पुत्र थे, इनमें भी गृह युद्ध हुआ। तथा उत्तराधिकार की लड़ाई में जहांगीर शाह ने यह युद्ध जीता, जो कि अगला बादशाह बनता है। तथा इसने अपने 3 भाइयों अजीम उन शाह, रफ़ी उन शाह तथा जहान शाह की हत्या कर दी। उसके बाद में यह 1712 से 1713 तक जो है शासक बनता है। तथा दोस्तों हम बात करेंगे इसने सबसे पहले जो है दरबार में अपने अमीरों का एक गुट बनाया। तथा इसमें बात करें दोस्तों तो एक था तुरानी गुट बनाया, जिसमें यह मध्य एशिया के लोग हुआ करते थे। तथा दूसरा इसने बनाया फारसी गुट।
फारसी गुट की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है वह ईरानी लोग शामिल थे तथा हिंदुस्तानी गुट बनाया। तथा हिंदुस्तानी गुट की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है मध्य एशिया के लोग थे जिनका भारत में जन्म हुआ। तथा इसकी जो है वह जुल्फ़िकर खान ने मुग़ल बादशाह बनने में मदद की। इसकी मदद जो है वह जुल्फ़िकर खान जो कि असद खान का पुत्र था तथा औरंगजेब का वजीर था असद खान, उसका पुत्र था जुल्फ़िकर खान। इसने जो है मदद की जहादर शाह की मुग़ल बादशाह बनने में। तथा इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि इसने जो है वह जहादर शाह ने आमेर के शासक थे जय सिंह, तो जय सिंह को जो है इन्होंने सवाई राजा जय सिंह की उपाधि दी, मतलब सवाई की उपाधि दी तथा मिर्जा की भी इसने उपाधि दी। तथा दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो सवाई जय सिंह थे यह जो है मालवा के सूबेदार थे। तथा जो अजीत सिंह थे इनको महाराजा की उपाधि थी जो कि जोधपुर के मखाड़, जो मखाड़ नामक स्थान था उसके शासक थे। तथा दोस्तों हम बात करें यहाँ पर तो महाराजा अजीत सिंह को इन्होंने महाराजा की उपाधि तो दी, साथ में इनका जो है एक दिल्ली की वेश्या के साथ प्रेम प्रसंग चलता था। तथा इसे ही इसका नाम जो था वह लाल कुंवर था। तथा इससे प्रेम प्रसंग करके इन्होंने विवाह रचाया। तथा इसके जो रिश्ते नाते यानी कि जो रिश्तेदार थे इस लाल कुंवर के, तो इनको जो है अपने दरबार में बुलाकर सभी को मंत्री बनाया। तथा इससे ही जो हिंदू गुट था, हिंदुस्तान गुट था, उसमें दो भाई थे जो कि सैयद बंधु थे, एक से जिनमें से इनका नाम था अब्दुल्ला खान तथा हुसैन अली खान। तो ये नाराज़ हुए तथा और इन्होंने जहांगीर शाह का भतीजा अजीमुल शाह, इसका पुत्र था फारूक सियर, इसके साथ मिलकर जो है सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या की जो है साजिश की तथा जहांगीर शाह की हत्या करवाई। तथा दोस्तों हम जहांगीर शाह के बारे में बात करना चाहेंगे कि इन्हें जो है लंपट मूर की उपाधि भी दी गई थी। जहांगीर शाह को इनके जो वैश्या के साथ प्रेम प्रसंग तथा विवाह करने के बाद उनके रिश्तेदारों को जो मंत्री बनाया गया, उसके कारण ही यहाँ की जनता ने इन्हें लंपट मूर की उपाधि दी थी, लंपट मूर की संज्ञा दी। तथा दोस्तों इसके बाद जो है जहांगीर शाह की हत्या करवाई गई सैयद बंधुओं के द्वारा 1713 में। तथा इसके बाद फारूक सियर को नया मुग़ल बादशाह बनाया गया। तो दोस्तों इसके मुग़ल बादशाह बनते ही यह, चूँकि इसको जो है वो सैयद बंधुओं ने मुग़ल बादशाह बनवाया, तो यह इनसे बहुत प्रसन्न हुआ तथा इसने जो है बड़े भाई को जो वजीर बना दिया। बड़े भाई का नाम जो अब्दुल्ला खान था, अब्दुल्ला खान को वजीर, तथा छोटा भाई था जो जिसका नाम हुसैन अली खान था उसको मीर बख्शी यानी कि सेनापति बना दिया। तथा दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे तो जो फारूक सियर था इसे घृणित कायर भी कहा जाता था। दोस्तों हम बात करेंगे 1713 में जो बंगाल प्रांत है यह मुग़लों से अलग हुआ तथा बंगाल का जो सूबेदार था मुर्शीद कुली खां, तो मुर्शीद कुली खां ने अपने आप को जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तथा इसी के बाद जो मुर्शीद कुली खां होता है वह बंगाल का प्रथम नवाब बनता है। तथा दोस्तों इसके साथ साथ इसी क्रम में जो दक्षिण की जो सूबेदारी थी वह निज़ाम उल मुल्क यानी कि चिंगलिज खां के पास थी। तथा दक्षिण भारत का जो प्रशासन केंद्र था इसने जो है औरंगाबाद बनाया। तथा दोस्तों हम इसके साथ ही बात करना चाहेंगे कि जो अवध का प्रांत हुआ करता था, अवध प्रांत, उसका सूबेदार था, तो उसने भी अपने आप को जो है स्वतंत्र शासक घोषित किया। तथा वहाँ का सूबेदार की बात करें दोस्तों तो वह थे सादत अली खां। तो सादत अली खां यहाँ के अवध के प्रथम नवाब बनते हैं। तथा 1716 में दोस्तों फारूक सियर ने बंदा बहादुर की जो है हत्या करवाई और इसी ने जो है जुल्फ़िकर खां था उसकी भी हत्या इसी ने करवाई। और बात करें दोस्तों हम जुल्फ़िकर खां की, तो यह जो है असद खां का पुत्र था। तथा असद खां की बात करें तो असद खां जो था औरंगजेब का वजीर था। तथा दोस्तों हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर जो 1717 में अंग्रेज़ों को जो है स्वर्णिम फरमान मिला जो कि कर मुक्त व्यापार था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में। चूँकि जो बंगाल प्रांत हुआ करता था वह उस समय उसमें बिहार तथा उड़ीसा भी शामिल थे। तथा दोस्तों हम इसके साथ ही बात करना चाहेंगे कि जो स्वर्णिम फरमान जो है दिया गया था वह इसलिए दिया गया था कि जो फारूक सियर थे तो इनके पैर में जो है एक फुंसी हुई, जिसके कारण यहाँ के जो राजवैद्य थे वह उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। तथा अंग्रेज़ों के एक डॉक्टर हैमिल्टन, इनके द्वारा जब इलाज किया गया तो इनकी जो फुंसी है वह ठीक हो गई। तथा इससे फारूक सियर बहुत प्रसन्न हुए तथा इन्होंने अंग्रेज़ों को, मतलब इन्होंने जो स्वर्णिम फरमान दिया था मुक्त व्यापार का, जो कर मुक्त व्यापार की परमिशन दी थी वह तो डॉक्टर हैमिल्टन को दी थी, जो कि डॉक्टर हैमिल्टन थे जो थे वह थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो यह जो है इंडिविजुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यह फरमान मिल जाता है। तथा इसी फरमान को दोस्तों अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
तथा दोस्तों हम बात करेंगे 1719 में दिल्ली की संधि होती है, जिसमें सैयद बंधुओं ने मराठाओं से जो मराठा के प्रथम पेशवा थे बाजीराव विश्वनाथ, इनके मध्य संधि की तथा इसमें फारूक शेर की हत्या का इन्होंने षड्यंत्र रचा तथा 1719 में सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से फारूक शेर की हत्या कर दी तथा इसके लिए सैयद बंधुओं की जो मदद की वह जैसे कि हम बताया मराठा साहू महाराज तथा पेशवा थे उस समय वह बालाजी विश्वनाथ थे। और मराठा शासक की बात करें दोस्तों उस समय तो साहू महाराज यहाँ के मराठा पेशवा हैं वह साहू महाराज थे। जैसा दोस्तों हम आगे इसी क्रम में यह देखेंगे कि आगे जो दिल्ली की संधि के बाद जब यहाँ पर फारूक शेर की हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद रति उद दंजत 2 महीने के शासनकाल में इसका जो शासनकाल होता है यह 2 महीने का होता है तथा इसे टीबी की बीमारी हो जाती है तथा इसी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों रति उद दौला यहाँ का शासक बनता है मुगल बादशाह तथा इसी को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। रति उद दौला को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी मृत्यु की बात करें दोस्तों तो इसको अतिसार रोग हुई थी, डिसेंट्री, इसके कारण इसकी मृत्यु हुई तथा इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल केवल 4 महीने का था। तथा दोस्तों इसके पुत्रों की बात करें तो इसके पुत्र में एक का नाम था रोशन अख्तर तथा दूसरे का नाम था मोहम्मद शाह। और दोस्तों जो रोशन अख्तर था यही मोहम्मद शाह के नाम से वह मुगल बादशाह बनता है। दोस्तों हम आगे बात करेंगे मोहम्मद शाह की, जो कि 1719 से लेकर 1748 तक शासन करते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक शासन करते हैं। तो इसने सर्वप्रथम 1719 में सैयद बंधुओं की निजाम उल मुल्क की मदद से हत्या करवाई तथा भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बहुत से राजाओं को गद्दी पर बिठाया, सैयद बंधुओं ने। जैसा दोस्तों हम बात करेंगे निजाम उल मुल्क की, तो यह हैदराबाद का सूबेदार इसको बनाया मोहम्मद शाह ने। तथा हैदराबाद का सबसे पहला जो निज़ाम की बात करें दोस्तों तो वह निजाम उल मुल्क ही बनता है। तथा इसी के साथ मोहम्मद शाह इसके जो कार्य थे, यानी कि ये राज्यसभा में कभी भी बिना वस्त्र या फिर औरतों के वस्त्र पहनकर राज्यसभा में पहुंच जाता था तथा इसी के कारण यहाँ के जो मंत्री हुआ करते थे तथा यहाँ की जो जनता थी उन्होंने इसे रंगीला बादशाह भी कहा। तथा दोस्तों 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। इसे ईरान का तथा नेपोलियन का कहा जाता था। जो नादिर शाह था यह ईरान या नेपोलियन का था। दोस्तों हम बात करेंगे इसका सेनापति जो अहमद शाह अब्दाली था। तो अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर आक्रमण किया तथा 1739 में करनाल का युद्ध होता है। इस युद्ध की बात करें दोस्तों तो नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया। मतलब 1739 में जो युद्ध हुआ तो मोहम्मद शाह को यहाँ पर नादिर शाह की जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली उसने यहाँ पर पराजित कर दिया। यह इसकी बात करें दोस्तों तो यह आखिरी मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा। तथा इसके बाद जो था अहमद शाह अब्दाली ने मयूर सिंहासन को भी साथ साथ ले गया। तथा दोस्तों हम बात करेंगे जो मयूर सिंहासन था तो उसी में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली ले जाता है। जैसे दोस्तों हम बात करेंगे मोहम्मद शाह की, तो इसी ने एक महत्वपूर्ण काम भी किया था। जो जजिया कर हुआ करता था इसको इसने समाप्त किया। तथा इसकी मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तथा दोस्तों आगे इसी क्रम में हम बात करेंगे अहमद शाह, जो कि 1748 से लेकर 1754 तक शासक बनता है। तथा दोस्तों उससे पहले हम कुछ राज्यों के बारे में जानेंगे जो कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र घोषित हुए। तो पहला था एक तो था हैदराबाद, जिसका जो निज़ाम है वो निज़ाम उल मुल्क बनता है। तथा इसी के समय बंगाल होता है, बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया जाता है, जो कि मुर्शीद कुली खां यहाँ का प्रथम नवाब बनता है। तथा अवध में सादत अली खां, इसी का नाम था बुरहान उल मुल्क था, जो नवाब बनता है। तथा भरतपुर मथुरा यहाँ पर बदन सिंह अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते हैं। तथा फर्रुखाबाद, जो कि यूपी का वर्तमान का यूपी है, यूपी का स्थान है फर्रुखाबाद, यहाँ पर बंगस नवाबों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तथा दोस्तों हम बात करेंगे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, यहाँ पर जो रोहेल थे, रोहेल शासक, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। और जैसा कि दोस्तों हम नादिर शाह का आक्रमण देखें, यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने वह आक्रमण किया तथा मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था 1739 में। तथा इसके साथ साथ 1748 में इनकी मृत्यु हो गई। तथा इसके बाद बात करें दोस्तों तो इनका पुत्र था अहमद शाह, जो शासक बना। दोस्तों हम अहमद शाह के बारे में जानेंगे। तो 1748 में अब जो अहमद शाह था इसके समय में
जो अहमद शाह अब्दाली था उसका पहला आक्रमण हुआ। यानी कि अभी तक तो जो नादिर शाह था वह डायरेक्टली आक्रमण कर रहा था, लेकिन अब जो उसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, उसने अहमद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। तथा दोस्तों बात करेंगे 1748 में अहमद शाह के युद्ध में जो है पंजाब में हुआ यह युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के युद्ध में पराजित किया तथा अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर देते हैं, जो कि ईरान से आया था। तथा दोस्तों इनका शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं चलता है तथा 1754 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तथा दोस्तों इसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय जो कि अगला नवाब बनता है, और इसकी बात करेंगे दोस्तों हम, तो यह ज़्यादा समय तक शासक नहीं बना रह पाता है। तथा इससे पहले भी अहमद शाह के बाद दोस्तों हम बात करेंगे तो आलमगीर द्वितीय यहाँ पर शासक बनता है। तथा इसके समय में ही प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 के समय भारत का जो मुगल शासक था वह आलमगीर था, तथा प्लासी का जो युद्ध हुआ वह रॉबर्ट क्लाइव तथा जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इनके बीच होता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, या फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं, मतलब बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव था। तथा इसने जो है यहाँ बंगाल के नवाब थे जो सिराजुद्दौला, इनके खिलाफ आक्रमण किया तथा रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को इस युद्ध में पराजित कर दिया। और यह युद्ध की बात करें दोस्तों तो यह युद्ध जो है केवल 1.5 घंटे ही चल सका। दोस्तों इस युद्ध के पीछे हम कारण बताएंगे आपको कि ये जो प्लासी का युद्ध हुआ तो इसके पीछे प्रमुख घटना थी एक, जो कि ब्लैक होल ट्रेजेडी थी, यानी कि काल कोठरी की घटना, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा जब किलाबंदी की गई बंगाल में, तो इसके लिए जो सिराजुद्दौला था इन्होंने मना किया कि आप यहाँ की किलाबंदी हटाइए। फ्रांसीसियों ने भी यहाँ पर किलाबंदी की थी, तो फ्रांसीसी तो मान जाते हैं किंतु जो अंग्रेज होते हैं वह नहीं मानते हैं, तथा ये लोग अपनी किलेबंदी को जारी रखते हैं। तथा इसी से नाराज़ होकर सिराजुद्दौला आक्रमण कर देता है तथा उस पर जाके इनका जो फोर्ट विलियम्स का किला होता है उस पर अधिकार कर लेता है, और वहाँ पर लगभग 246 जो हैं वह अंग्रेज मौजूद होते हैं, जिसमें से इनको जो है एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, तो जिसमें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। तथा उस काल कोठरी की बात करें दोस्तों तो उसमें घुटने तक पानी भरा हुआ था, तथा उसमें 2 दिनों तक 246 अंग्रेज़ों को बंद रखा। तथा इसके साथ साथ दोस्तों जब 2 दिन के बाद उस कोठरी को खोला गया तो उसमें से जो है 223 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तथा 223 में से खाली 23 लोग जो हैं जीवित बचे थे। तो दोस्तों यही ब्लैक होल ट्रेजेडी थी, जिसके कारण जो है प्लासी का युद्ध हुआ। और दोस्तों इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। तथा इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तो शाह आलम प्रथम जो है 1759 से, दोस्तों यह शाह आलम प्रथम नहीं, ये द्वितीय थे। इनसे पहले एक और शाह आलम शासक बन चुके हैं, यह शाह आलम द्वितीय थे। तो शाह आलम द्वितीय जो है यहाँ पर शासक बनते हैं, और यह जो है 1759 से 1806 तक यह शासक बने रहते हैं। तथा इनके ही शासनकाल में 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के बीच होता है। दोस्तों यह जो है 1761 में होता है, 14 जनवरी 1761 में यह पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होता है। और इस युद्ध की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है, और तथा मराठाओं को ये लोग बहुत बुरी तरीके से पराजित करते हैं। तथा दोस्तों इसमें हम बात करें तो उस समय जो है मराठाओं के जो पेशवा थे वह बालाजी बाजीराव थे, इसे इन्हीं को जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता था। तथा जो मराठाओं के सेनापति थे वह सदाशिवराव भाऊ थे, सदाशिवराव भाऊ यहाँ मराठाओं के सेनापति थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। तथा दोस्तों हम बात करेंगे 1764 में यहाँ पर होता है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि एक और इसमें शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे तथा सिराजुद्दौला, ये जो हैं दोस्तों यह शुजाउद्दौला होते हैं जो कि अवध के नवाब होते हैं, मीर कासिम बंगाल के नवाब तथा शाह आलम द्वितीय यह मुगल शासक होते हैं। यह तीनों मिलकर जो हैं अंग्रेज़ों पर आक्रमण करते हैं, तथा अंग्रेज़ों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वह हेक्टर मुनरो होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इस युद्ध की बात करें तो हेक्टर मुनरो जो हैं वह तीनों को बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं, तथा अंग्रेज़ों की जो सेना होती है इसकी इसमें विजय हो जाती है। तथा दोस्तों हम बात करेंगे इसके बाद ही 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को फिर से गवर्नर जनरल बनाकर यहाँ बंगाल का बुला लिया जाता है। तथा यहाँ पर जो है एक संधि होती है, जिसके थ्रू एक संधि होती है मीर कासिम, इसमें मीर कासिम के बीच में तो संधि नहीं करते हैं क्योंकि यह इनको तो पहले ही हटा दिया जाता है, बंगाल के नवाब थे। तो यह जो शाह आलम द्वितीय है एक संधि इनके बीच होती है रॉबर्ट क्लाइव की, तथा दूसरी होती है शुजाउद्दौला के बीच में।
तथा दोस्तों हम बात करेंगे इसी क्रम में 1803 में अंग्रेजों ने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा शाह आलम द्वितीय थे जो इनको जो है अपना पेंशनर बनाया। तथा दोस्तों यह पहले ऐसे शासक हुए जिनको अंग्रेजों ने अपना पेंशनर बनाया, मतलब पहले मुगल बादशाह जो पेंशनर बने शाह आलम द्वितीय। तथा दोस्तों इसी के बाद 1806 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जो है 1806 में होती है शाह आलम द्वितीय की। तथा इनके बाद जो है अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासक बनता है, लेकिन इनका जो शासन है अब नाम मात्र का रह जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरा नियंत्रण जो है वह अंग्रेज़ों का हो जाता है। तथा दोस्तों हम बात करेंगे यह जो है अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा यह अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त होने वाले प्रथम मुगल बादशाह होते हैं अकबर द्वितीय, अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रथम मुगल बादशाह। तथा 1830 में इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी तथा इन्होंने ही 1830 में लंदन भेजा था राजा राम मोहन राय को, अपनी जो इनके जो भत्ते होते थे पेंशन वगैरह उसको बढ़ावाने के लिए इन्होंने लंदन भेजा राजा राम मोहन राय को, जो कि उस समय ठंडी थी वहाँ पर लंदन में। तो राजा राम मोहन राय जब वहाँ गए तो यहाँ का वातावरण था जो गर्म था, जब वहाँ लंदन पहुँचे तो ये बिल्कुल यहाँ के वातावरण के अनुसार ही चले गए थे, जिसके कारण ठंडी के कारण इनकी वहीं लंदन में मृत्यु हो गई थी इनकी राजा राम मोहन राय की। और दोस्तों इसी के बाद बात करें तो 1837 में अकबर द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है तथा इनके बाद जो है वह बहादुर शाह द्वितीय तथा बहादुर शाह जफर के नाम से, तथा इन्हीं को ही जो बहादुर शाह द्वितीय हैं इन्हीं को ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। यह जो है 1837 से 1857 तक शासक बनते हैं। और इनके बारे में बात करें दोस्तों तो यह जो है भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे तथा यह भारत का प्रसिद्ध एक शायर भी थे। इनकी बात करें दोस्तों तो यह जफर के नाम से भी प्रसिद्ध थे तथा 1857 की क्रांति के नेता भी इन्हीं को घोषित किया गया था। तथा 1857 में जब अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इन्हें जो है 1857 में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था तथा इन्हें रंगून भेज दिया गया था दोषी करार करते हुए। और दोस्तों 1862 में इनकी वहाँ पर रंगून में मृत्यु हो गई थी, जो कि हम आगे और भी कवर करेंगे। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है तथा 1858 में जो है वह ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ पर जो है भारत में लागू हो जाता है तथा अब भारत में कोई भी शासक नहीं बनता है। जैसे कि पहले जो है मुगल बादशाह पूरे भारत के शासक हुआ करते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश जो हैं यहाँ पर पूरे तरीके से अधिकार कर लेते हैं तथा अपना शासन जो है क्राउन रूल यहाँ पर लागू कर देते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे भी बात करते रहेंगे, ऐसे ही बने रहें। तथा आपको हिस्ट्री का जो आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है इसमें एक भी टॉपिक जो यहाँ पर नहीं छूटेगा, तथा हम ऐसे ही आगे भी और भी टॉपिक को कवर करते जाएंगे। थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।